नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और उत्तर को याद रखिए। तो प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दुगुनी ऑप्शन बी, आधी ऑप्शन सी, चौथाई ऑप्शन डी, बराबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आधी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। प्रश्न को समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युतता का मापन है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन है। तो क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, I/R²। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पक्षाम्भी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज़ में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है,
फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा किसने खोज की थी? फैराडे ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल लगभग पूछ ही देता है बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता, अगर यहाँ पे न्यूनतम रहता तो 25 cm, ऑप्शन नंबर सी होता। तो अधिकतम जब भी पूछे तो अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट देखने की दूरी। अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 cm, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, m पे पावर -1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, अभिक्रिया CuO प्लस H2 दोनों मिलाकर के Cu प्लस H2O में किसका उपचय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, H2 का उपचय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयुक्ता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1। इसका परमाणु संख्या पूछता तब 11 होता परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सोडियम की संयुक्ता क्या है? तो 1। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 के बराबर। उदासीन 7 के बराबर। और अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल, अम्ल 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 क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। जैसे रक्त क्षारीय है तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। 7.4 होता है रक्त, यानी कि रक्त क्या है? क्षारीय है। तो क्षारीय यानी 7 से अधिक पीएच मान होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ण है? 18, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन क्या है? अधातु। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, CH3COOH। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है? 19। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? दोस्तों प्रश्न आपका निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, CH4 यानी मीथेन गैस। बायोगैस किसे कहता है? मीथेन गैस को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, NaCl। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हीलियम, He, हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इनमें सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पत्ती यानी पत्ता। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ता में। और पौधा सांस किससे लेता है? पत्ता से। पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ता। अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ऑक्जिन है तो क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन।
ऑक्सीजन है एक हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, परागन कोष में होता है, पराग कोष में होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, परागनक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, आनुवांशिक गुण का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गेगर जॉन मेंडल को, यानी कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर प्रश्न है, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे एक दो बार ज़रूर पढ़ें और वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम कल आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।